गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए यूनिट 2 का। ठीक है, यूनिट 2 में अमलगमेशन है, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, यूनिट 3 में रिकंस्ट्रक्शन है और यूनिट 4 में लिक्विडेशन है। तो लिक्विडेशन तो हमने आपको पढ़ा दिया था क्लासरूम में ही। यूनिट 1 आपका हो चुका था, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब बता दिया था। अब यूनिट 2 और यूनिट 3 की हमें बात करनी है, रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है यूनिट 2 अमलगमेशन। अमलगमेशन करने के बाद हम आएंगे सीधा यूनिट 3 पे। ठीक है, तो क्या है भाई अमलगमेशन में, क्या चीज़ें हैं? पहले तो हमें इसका कॉन्सेप्ट जानना है कि अमलगमेशन होता बेसिकली क्या है, फिर उसके बाद हमें बाकी चीज़ें समझनी हैं। तो सबसे पहले हम अमलगमेशन समझ लें। अमलगमेशन को हिंदी में बोलते हैं एकीकरण। एकीकरण, एकीकरण को अगर आप इसकी मीनिंग निकालेंगे, हिंदी मीनिंग निकालेंगे, तो इसका मतलब आपका समझ में आता है एक करना। क्या एक करना? यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर एक करना, उसी को हम क्या बोलेंगे? एकीकरण बोलेंगे। ठीक है, और एकीकरण को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? अमलगमेशन। तो यहाँ पे अमलगमेशन किस चीज़ के बारे में हो रहा है? यानी कि हमें एक क्या करना है? क्लियर हो गया? किस चीज़ को एक करना है? कंपनी को। और कंपनी को एक करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? अमलगमेशन। क्लियर? ये तो मैंने एक लेमैन लैंग्वेज में बताया। अब आते हैं होता क्या, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये कहता है अमलगमेशन व्हेन, हिंदी वाले भी ध्यान से सुन ले, व्हेन टू एग्जिस्टिंग कंपनीज आर लिक्विडेटेड एंड अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड टू परचेज देम। हिंदी में सुन ले भाई, जब दो एग्जिस्टिंग यानी कि ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो लिक्विडेट होती है। लिक्विडेट यानी कि समाप्त होती है। लिक्विडेशन मैंने पढ़ा दिया था, जब दो कंपनियों को समाप्त किया जाता है और एक नई कंपनी को फॉर्म्ड किया जाता है। और ये नई कंपनी को फॉर्म्ड इसलिए किया जाता है ताकि जो कंपनियां समाप्त हो रही हैं उनको ये खरीद सके और एक नई कंपनी बनती है, तो उस प्रोसेस को हम अमलगमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ए और बी दो कंपनियां थी, इन दोनों को समाप्त करके खरीदने के लिए हमने एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम था ABC। तो ए ख़त्म हो गई और बी ख़त्म हो गई, या सी हटा दो, AB एंड कंपनी। तो ये जो कंपनी है ये अमलगमेट हो गई है, दो कंपनियों को मिलाकर, यानी दो कंपनियों का हमने एकीकरण करके एक नई कंपनी फॉर्म्ड की जिसका नाम AB एंड कंपनी है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, AB आर लिक्विडेटेड एंड AB लिमिटेड इज फॉर्म टू परचेज देम। क्लियर? नेक्स्ट बात हम करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन क्या होता है भाई? अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन कुछ तो डिफरेंस होगा। व्हेन एन एग्जिस्टिंग कंपनी इज परचेज अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी। नहीं क्लियर हुआ भाई? देखो अमलगमेशन में क्या है, अमलगमेशन में है कि दो कंपनियां A और B दोनों लिक्विडेट हुई, एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन पहले लिक्विडेट हुई और एक नई कंपनी फॉर्म्ड हुई। एब्जॉर्प्शन में क्या है भाई? एब्जॉर्प्शन में कह रहा है कि, हिंदी वाले सुने, व्हेन एन एग्जिस्टिंग कंपनी, कोई ऐसी कंपनी जो एग्जिस्ट कर रही यानी कि यथार्थ में हो, इस परचेज और परचेज कर ले रही किसी दूसरी कंपनी को। ठीक, A लिमिटेड इज लिक्विडेटेड एंड एन एग्जिस्टिंग कंपनी B लिमिटेड परचेज इट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट, अब तीसरा पॉइंट है रिकंस्ट्रक्शन। री जहां पे वर्ड लग जाए तो उसका मतलब होता है फिर से, और कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण। हिंदी वाले सुने, रिकंस्ट्रक्शन को हिंदी में बोलते हैं पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण। Reconstruction of an existing loss-making company is done through a reconstruction scheme to revive it. It is two type. सर रिकंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं?
हम पुनर्निर्माण क्यों करते हैं? अगर आप एक एग्जाम्पल लें, जैसे मान के चलिए कि सपोज जैसे अपना सिटी कॉलेज है, आप सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हो, साल कौन सा है? 2020। डायरेक्टर कौन है? तो डायरेक्टर इस वक्त हैं डॉक्टर ममता श्रीवास्तव। ठीक, ममता श्रीवास्तव जी इस वक्त डायरेक्टर हैं। साल कौन सा है? 2020। भाई ये आपने तो एक चीज़ पढ़ा है ना कि जो बिजनेस होता है, आपने तो पढ़ा है कि जो बिजनेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या मान लीजिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये सिटी कॉलेज, तो गोइंग कंसर्न है, बिजनेस है, तो चलता जाएगा। तो इसका डायरेक्टर आज मान लीजिए कि डायरेक्टर ममता श्रीवास्तव जी हैं। 2030 में जब आप आएंगे तो यहाँ पे डायरेक्टर कोई और होगा, मे बी, वैसे अल्लाह ना करे। 2040 में आएंगे तो डायरेक्टर मे बी कोई और हो। कॉलेज तो आपका यही रहेगा ना, डायरेक्टर बदलते जाएंगे। बिल्डिंग में चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्डिंग आप कुछ, जिस क्लास में आप बैठे हो सकता है उस क्लास में टाइल्स लग जाए, या हो सकता है उस क्लास की दीवारें वाले फिर से प्लास्टर वस्टर हो, बीम वूम फिर से मजबूत किया जाए। क्यों? क्योंकि वो जब जैसे जैसे साल बीतता जाएगा वो कमज़ोर होते जाएंगे, और जब कोई चीज़ कमज़ोर होती है तो उसको हमें सही करने के लिए या उसको उसी फॉर्म में रखने के लिए हमें उसका रिकंस्ट्रक्शन, फिर से निर्माण करना पड़ता है। तो जब कोई कंपनी लॉस में चल रही हो, फाइनेंशियल रूप से वो कमज़ोर हो, तो हमें उसका क्या करना पड़ता है? रिकंस्ट्रक्शन, फिर से निर्माण करना पड़ता है। तो रिकंस्ट्रक्शन दो है, दो तरीके हैं रिकंस्ट्रक्शन के। पहला तरीका है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और दूसरा है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अभी देश में सबसे पहले बड़ी त्रासदी क्या फैली हुई है? कोविड-19। ठीक है, इससे लॉकडाउन अभी चल रहा है, और लॉकडाउन जो ख़त्म होगा तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होगी वो होगी इकोनॉमिकल। अभी तो हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ये सारी चीज़। अभी बाटी चोखा बन रहा है, कबाब बन रहे हैं, बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें घर में पकवान बन रहे हैं, जिनके पास है, जिनके पास नहीं हो तो बेचारे गरीब हैं ही हैं, उनको तो एक वक्त का खाने का भी नहीं हो पा रहा है। अभी ये चल रहा है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है। तो गवर्नमेंट को तो चीज़ें पहले से ही पता होती हैं, जाहिर सी बात है, उनके पास मैकेनिज्म है उस टाइप का। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि जो नया न्यू डीए जो अप्लीकेबल हुआ है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के ऊपर, कई अलाउंसेज हैं, नए भत्ते या पुराने भत्ते, पेंशनर्स के साथ, उन सारी चीज़ों को अभी कट कर दिया गया है। अभी तो फिलहाल जुलाई अगस्त के लिए बोला गया कि जुलाई तक के लिए कट किया गया, लेकिन अब देखें कब तक है। अभी तो यही विचार चल रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इंटरनली पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश की, अपने लॉस को कम करने की कोशिश की। जब इंटरनली भी अगर आपका लॉस नहीं सही हो पाएगा या आप उस लॉस को नहीं एडजस्ट कर पाओगे, तब आप एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, कैसे? पहले तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन समझ लें, फिर एक्सटर्नल बता रहे हैं। एक्सटर्नल मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, बस सिर्फ उसका मुझे हिंट देना है बस। पहले इंटरनल देख लीजिए। When an existing loss making company is reconstructed through reduction in capital, किस में रिड्यूस कर दिया जाए भाई? कैपिटल को रिड्यूस कर दिया जाए, लायबिलिटी कम हो जाएगी। रिव्यू इट अंडर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, सैक्रिफाइस इज मेड बाई, किसके द्वारा सैक्रिफाइस कर दिया जाए? इंटरनली कौन कौन व्यक्ति सैक्रिफाइस करें? शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर to write off accumulated losses, fictitious assets and overvalued assets। तो इसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब बात आती है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। When an existing loss making is liquidated and a new company is formed to purchase it, क्या इन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन की बातें नहीं कर रहा है? यानी कि अमलगमेशन जो है वो आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का एक टूल है।
क्लियर हो गया? पक्का? अब आइए AS14 क्या है भाई? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। AS14 किस चीज़ के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। कंपनीज का जब अमलगमेशन होगा तो उसके लिए AS14 इशू किया गया है, ताकि अमलगमेशन के लिए जो अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह हैं या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो किस तरह से किया जाए। एज पर AS14 फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अमलगमेशन। कितने टाइप के अमलगमेशन है? 2 तरह के अमलगमेशन है। पहला अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और दूसरा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। सर ये क्या होता है? आगे बता रहा हूं मैंने बताया ना कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 2 होते हैं। अब अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर को समझिए आप। क्या कंडीशन होती है जब हम मानेंगे कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, यानी कि 2 कंपनियां मिल गई हैं, एक ने दूसरे को खरीदा नहीं है, मिल गई हैं। पहला क्या है? एसेट एंड लायबिलिटीज, ऑल द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर। ट्रांसफरर कौन सी कंपनी सर? वो कंपनी जो लिक्विडेट हो रही है। ट्रांसफरर बोलेंगे या क्या बोलेंगे? वेंडर कंपनी जो लिक्विडेट हो रही है। बिकम द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, यानी कि ट्रांसफरर कंपनी के जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो किसके बन जाएं? ट्रांसफरी कंपनी के, परचेजिंग कंपनी के। क्लियर है? ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। अगर हम एग्जांपल के तौर पर समझें तो A और B दोनों ट्रांसफरर हैं और AB क्या है? ट्रांसफरी है। परचेजिंग की है इसने और ये दोनों B के हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, shareholder holding at least 90% or more of the face value of equity share of the vendor company become equity shareholder of the transferee company। वो shareholder जिसने फेस वैल्यू का 90% या उससे ज़्यादा होल्ड कर रखा है वेंडर कंपनी का, वो किसका बन जाएगा? शेयर होल्डर परचेजिंग कंपनी का। क्लियर? नेक्स्ट तीसरा कंडीशन क्या है भाई? तीसरा कंडीशन है परचेज कंसिडरेशन ड्यू टू शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी इज डिस्चार्ज बाय द ट्रांसफरी कंपनी होली बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स except that cash may be paid in respect of fractional share or payment to dissenting shareholder। याद रखिएगा जो परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है? शेयर के फॉर्म में। सिर्फ और सिर्फ जब फ्रैक्शनल शेयर, फ्रैक्शन में जब शेयर्स आएंगे परचेज कंसिडरेशन डिसाइड होते समय, तो जो फ्रैक्शनल शेयर है उनका पेमेंट किस में किया जाएगा? कैश में। और जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर, सर वो डिसेंटिंग शेयर होल्डर को ऐसे समझ लो, वो आदमी जो शादी में आता है, बहुत करीबी रिश्तेदार होता है, लेकिन शादी की चकाचौंध को देखकर वो एकदम से पगला जाता है, बुराइयां ढूंढने लग जाता है। उसको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा, वो सही नहीं हो रहा, तो उसको एक किनारे बैठा के लंबा वाला पिला के उसको फिर किनारे कर देते हैं। कौन होता है वो आदमी? आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। डिसेंटिंग शेयर होल्डर के परिवार का ही है, यानी शेयर होल्डर में ही आता है, लेकिन वो जो इससे एग्री नहीं करता। तो भैया लो अपना कैश, अगर तुम नहीं बनना चाहते शेयर होल्डर परचेजिंग कंपनी के, तो लो भैया अपना और निकल लो। और क्या कंडीशन है भाई? चौथी कंडीशन बिजनेस। द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरीड ऑन बाई द किसके द्वारा? परचेजिंग कंपनी। भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है, जब उसने खरीद लिया है, मर्ज कर लिया है, तो वही ना करेगा। बुक वैल्यू, no adjustment to be made to the book value of assets by revaluation or otherwise of the vendor company when they are incorporated in the financial statement of purchasing company। अब आ जाइए अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अभी तक मैं क्या बता रहा था? मर्जर। अगर पांचों में से कोई भी कंडीशन, इफ एनी ऑफ द 5 कंडीशन अप्लीकेबल टू अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर सेटिस्फाइड नहीं होता, इट विल बी कंसीडर्ड अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बिजनेस। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन कर लें, क्योंकि बाद में हमें इन्हीं सब टर्म्स को हमें यूज करना है। बिजनेस, टेकिंग ओवर द बिजनेस मींस टेकिंग ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ऑल एसेट्स,
द टर्म्स ऑल एसेट इंक्लूड all asset including cash, bank, goodwill but excluding fictitious asset. सर goodwill is also fictitious assets ना सर, लेकिन goodwill को छोड़ दिया है. Including cash, bank, goodwill. Liabilities में the term liabilities is wider term and include all outside liabilities payable to थर्ड पार्टीज. उन सबको बिजनेस में सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज आएंगी. और एसेट्स में क्या आएगा, सारी एसेट्स आएंगी एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स. और लाइबिलिटी में क्या आएगा, सारी लाइबिलिटी जो थर्ड पार्टी को पे करनी है. अब भाई एक बात बताइए, परचेज कंसिडरेशन भी तो डिसाइड होगा, क्योंकि लिक्विडेट हो रही है, खरीदने वाली वेंडर कंपनी है, बिक रही है, तो दूसरे वाला खरीद रहा है. जो परचेजिंग कंपनी है वो पैसा पे करेगा किसको, वेंडर कंपनी को. तो वेंडर कंपनी को पैसा पे करने के लिए एक कंसिडरेशन देना होगा. उस कंसिडरेशन का नाम क्या है, purchase consideration. As per AS 14, purchase consideration is the aggregate of shares and other securities issued and the payment made in form of cash or other assets by the transferee company to the shareholder of the transferor company. Transferee company कौन, purchasing company. किसको पे कर रही है, वेंडर कंपनी को. क्या क्या कह रहा है, परचेज कंसिडरेशन इज द एग्रीगेट ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज इशूड एंड द पेमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ कैश. शेयर्स या अदर सिक्योरिटी या कैश के फॉर्म में या अदर एसेट्स के फॉर्म में ट्रांसफरी कंपनी किसको देती है, ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को. इट मीन्स एनी पेमेंट मेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी फॉर द डेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर. डेंचर नहीं है ये, डिबेंचर है. holders or creditor or any other outside liability to the transfer company shall not be included in purchase consideration. यानी कि अगर परचेजिंग कंपनी डिबेंचर होल्डर को, क्रेडिटर को किसी भी तरह का कोई पेमेंट करती है तो परचेज कंसिडरेशन में कंसीडर नहीं होगा. अब भाई कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के कुछ मेथड हैं. पहला क्या है, लमसम पेमेंट मेथड. द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज गिवन. क्वेश्चन में दिया रहता है लमसम, 10 करोड़ में खरीद लिया, लो चेक पकड़ो जाओ, लमसम. नेट एसेट मेथड, इसमें क्या है भाई, परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं, परचेज कंसिडरेशन इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन माइनस वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी अंडरटेकन. यानी कि जितना आपने एसेट लिया उसमें से लाइबिलिटी माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो नेट परचेज कंसिडर, वो नेट एसेट यानी परचेज कंसिडरेशन बन जाएगी. वैल्यू ऑफ एसेट्स शैल बी टेकन एट एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स इफ गिवन. अदरवाइज अगर जितने में दिया हुआ है एसेट्स इतने में लिया गया है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो किस पे लिया गया है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट. अब नेट पेमेंट मेथड को निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है. नेट पेमेंट मेथड, एक तो नेट एसेट मेथड था, अब नेट पेमेंट मेथड. कितना हम पेमेंट कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भैया जो परचेजिंग कंपनी है उसने हमारे इतने शेयर्स ले लिए और उन शेयर्स के बदले में इतना पैसा दिया, तो अमाउंट फॉर इक्विटी शेयर्स. भैया उसने हमारा प्रेफरेंस शेयर ले लिया और प्रेफरेंस शेयर के बदले में इतना पैसा दे दिया, अमाउंट फॉर ऑफ प्रेफरेंस शेयर. भैया उसने हमारा डिबेंचर ले लिया, डिबेंचर के बदले में इतना पैसा दे दिया, अमाउंट ऑफ डिबेंचर. भैया उसने हमारे डिसेंटिंग शेयर होल्डर को इतना कैश दे दिया या फ्रैक्शनल शेयर्स को इतना कैश दे दिया. अब इन सब को टोटल कर डालिए तो नेट पेमेंट आ गया, वही हमारा क्या बन गया, परचेज कंसिडरेशन. एक्सचेंज और स्वैप मेथड, खैर ये बीकॉम के उसमें तो नहीं है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट आया है तो हम डिस्कस कर लेते हैं. अंडर दिस मेथड द परचेज कंसिडरेशन इज पेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी. कौन पे कर रहा है, ट्रांसफरी कंपनी, टू द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. Number of shares are calculated on the basis of exchange ratio between the share of the transferor company and transferee company. It is usually based on the intrinsic value of shares of the company. अभी intrinsic value क्या होती है हम आगे आपको बता रहे हैं. एक रेशियो के बीच में एक रेशियो स्वैप एक्सचेंज मेथड होगा, तो एक्सचेंज है तो जाहिर सी बात है यहाँ रेशियो स्वैप है. क्या कह रहा है भाई, फिर से समझ लीजिए. परचेज कंसिडरेशन इज पेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी. कौन पे कर रहा है, ट्रांसफरी कंपनी, परचेजिंग कंपनी, टू द शेयर होल्डर ऑफ किसको, वेंडर कंपनी को, इन द फॉर्म ऑफ किसमें, शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज रेशियो बिटवीन द शेयर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी.
इट इज यूजुअली बेस्ड ऑन द इंट्रिंसिक वैल्यू। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए लिमिटेड परचेज किसको, बी लिमिटेड, एंड एग्री टू इशू 2 इक्विटी शेयर, कितने इक्विटी शेयर, 2 इक्विटी शेयर, कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले, फॉर एवरी कितने, 3, यानी कि 3 शेयर, बी लिमिटेड के 3 शेयर के बदले में 2 शेयर्स देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड कंसिस्ट 1,50,000 ऑफ रुपीज टू ईच। तो जो रेशियो निकल कर आ रहा है नंबर ऑफ शेयर इशू, कितने शेयर, तो 1.5 लाख शेयर्स हैं और 3 के बदले में कितना, 2, तो डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने देंगे भैया, 1 लाख, और उसको मल्टीप्लाई कर दिए, फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, तो 10 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट जो बात कर रहा है वो है जर्नल एंट्री की। भैया इतने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो जर्नल एंट्री भी तो होगी ना। AS 14 में जब इतने ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है तो जर्नल एंट्री की भी बात करेगा। अब जर्नल एंट्री क्या क्या होनी है भाई, पहले इसको समझ लो। आइए, ट्रांसफर कंपनी की बुक में ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, तो सबसे पहले वो रियलाइज करेगा, क्या रियलाइज करेगा भाई, अपनी एसेट्स को, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सन्ड्री, जितनी भी उसकी एसेट्स है, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू बिल्डिंग, टू लैंड, कौन सी वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। पहली एंट्री में उसने किसका रियलाइजेशन किया भाई, एसेट का, तो दूसरी एंट्री में वो रियलाइजेशन किसका करेगा सर, लायबिलिटी का। सर एसेट्स में हम क्या क्या कंसीडर करेंगे, फिक्टिशियस को छोड़कर, ग्रॉस बुक वैल्यू, प्रोविजन इफ एनी आर ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड, कौन से साइड, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। आइए सॉरी, अब by fictitious assets like preliminary expense, discount on issue of shares, debenture, underwriting commission, debit balance of profit and loss account, etc. are never transferred to realization account. मैंने पहले ही बता दिया था। तीसरा पॉइंट, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट ओनली व्हेन दीज आर टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी। ये जब परचेजिंग कंपनी ने लिया होगा तभी ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, अदरवाइज ये ट्रांसफर नहीं होगा। गुडविल एंड अदर इंटेंजिबल एसेट्स लाइक ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट एक्सेट्रा आर आल्सो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी, मैंने ये बताया था, सन्ड्री लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन लायबिलिटीज भी बुक वैल्यू, अकोमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एंड अदर रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट आर नॉट ट्रांसफर। क्यों नहीं ट्रांसफर, अभी बता रहे हैं भाई। फिर उसके बाद परचेज कंसिडरेशन ड्यू होगा, तो ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ड्यू कर रहा है। फिर परचेज, अच्छा उसके बाद ड्यू होने के बाद कौन कौन सी एंट्री, वो एंट्री जो एसेट्स उसने नहीं ली, कौन कौन सी एसेट्स नहीं ली, ऑन सेल ऑफ एसेट्स नॉट टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी ने एसेट्स को नहीं लिया, यानी कि वेंडर कंपनी ने एसेट्स को नहीं लिया। तो जब वेंडर कंपनी ने एसेट्स को नहीं लिया, सॉरी परचेजिंग कंपनी ने जब एसेट्स को नहीं लिया तो वेंडर कंपनी उसको क्या करेगी, कंपनी तो खत्म हो रही है तो उसको बेच देगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑन पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, अब ट्रांसफरी कंपनी जो परचेजिंग कंपनी वो कहे भैया ये लायबिलिटी हम नहीं लेंगे, हम ये लायबिलिटी थर्ड पार्टी वाली ये लायबिलिटी हम ले लें, ये लायबिलिटी हम नहीं लेंगे। अच्छा भाई नहीं लोगे तो क्या करेंगे, तो उसका पेमेंट कौन करेगा, तो उसका पेमेंट ट्रांसफर कंपनी करेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब जब आप फॉर प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कह रहा भाई ऐसा है कि हमें हमारा रिडीम्शन कर दो हम निकले, तो प्रीमियम पे अगर रिडीम करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, और डिस्काउंट पे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब प्रेफरेंस शेयर का क्या हो रहा है, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, देखे किनारे। डिस्काउंट पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन। अब लायबिलिटी जिसका पेमेंट जिसको नहीं लिया गया है तो उसकी एंट्री तो वो हो गई,
अच्छा ये हो गया, सॉरी सॉरी। अब क्या भाई, लिक्विडेशन एक्सपेंस का भी तो पेमेंट करेगा। अब लिक्विडेशन एक्सपेंस कौन पे करेगा? जो कंपनी लिक्विडेट हो रही है वो पे करे। When the liquidation expense are paid by the transferor company, तो realization account debit to bank. When the liquidation expense are paid by transferring company, no entry. अब रियलाइजेशन किया उसने एसेट्स को, लाइबिलिटीज को, थर्ड जो लाइबिलिटीज नहीं ली गई उनका पेमेंट किया है, जो एसेट्स नहीं ली गई उनको बेचा है, ठीक है। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो रिडेम्पशन हुआ है, उनका डिस्काउंट पे हुआ है या उनका प्रीमियम पे हुआ है, वो सब रियलाइजेशन में ट्रांसफर हुआ है। इतना सब कुछ होने के बाद रियलाइजेशन पे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट पे हक किसका? इक्विटी शेयर होल्डर। सर प्रेफरेंस वाले वो तो रिडीम करके निकल लिए, इक्विटी शेयर होल्डर। और लॉस होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है? अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर किस केस में? प्रॉफिट के केस में। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट किस केस में? लॉस के केस में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ऑन रिसीविंग, मैंने परचेज कंसिडरेशन पहले ड्यू करा दिया था। अब पेमेंट, जब हम परचेज कंसिडरेशन जब रिसीव करेगा, कौन रिसीव करेगा? ट्रांसफरी कंपनी पे कर रहा है तो ट्रांसफर कंपनी रिसीव करेगा। तो परचेज कंसिडरेशन क्या क्या हो सकता है? बैंक, भाई कैश डिसेंटिंग शेयर होल्डर या फ्रैक्शनल शेयर को शेयर्स दे रहा है, वो कौन सी कंपनी में? ट्रांसफरी कंपनी में, अपनी कंपनी में दे रहा है ना। डिबेंचर इन ट्रांसफरी कंपनी। अब जो रिडेम्पशन हो चुका है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये तो हो चुका है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर रहा है बैंक के फॉर्म में या इक्विटी शेयर या डिबेंचर जो भी है, जैसा भी उसको पेमेंट कर रहा है वो पेमेंट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ट्रांसफर। अब भैया एक चीज़ आप देखिए, लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटीज तो ले ली थर्ड पार्टी ने, सॉरी परचेसिंग कंपनी ने, लेकिन लाइबिलिटी साइड में कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको उसने छुआ नहीं। वो क्या क्या चीज़ें थी? रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर क्यों नहीं लिया कैपिटल रिजर्व? भैया एक बात बताओ, ये सब जो है क्या परचेजिंग कंपनी ने कमाया था? नहीं। किसने कमाया था? वेंडर कंपनी ने कमाया था। और जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं। तो इन सब प्रॉफिट के ऊपर कमाया तो शेयर होल्डर्स नहीं था ना, तो इन सब पे हक किसका है? तो अपना लेकर जा रहे हैं, उनका अपना इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व, सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया। अब जो प्रॉफिट ले लिया तो लॉस भी तो लेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिवेंचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन। अब क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। किसको पेमेंट करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट, परचेस कंसिडरेशन लास्ट पेमेंट होगा, टू इक्विटी इन ट्रांसफरी कंपनी, टू प्रेफरेंस इन ट्रांसफरी कंपनी, टू डिबेंचर इन ट्रांसफरी कंपनी, टू बैंक अकाउंट। ठीक है। अब लेजर अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं भैया? एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, एक ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट बनता है, यानी कि जो कंपनी आपकी है, ठीक है, किसकी बुक में? ट्रांसफरर कंपनी की बुक में। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनता है, इक्विटी शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट बनता है। इतने अकाउंट बनते हैं। नोट्स मैं उठा के शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जितने पॉइंट्स मैंने बताए इनको पढ़ लीजिएगा, कल इनके आगे की बातें हम करेंगे। अभी मैंने जो एंट्री बताई वो ट्रांसफरर कंपनी की बुक में बताई है, और कल जो हम एंट्री बताएंगे वो ट्रांसफरी कंपनी की बुक में बताएंगे। क्लियर है? हिंदी वाले भी इसको फॉलो करेंगे। कहीं पे अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरे से पूछ लें या विपिन सर को व्हाट्सएप कर लेंगे, ठीक है, ओके। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, क्लासेस रेगुलर रहते रहिए। थैंक यू क्लास।